आज तुम लोगों को ईएमएफ ऑफ सेल और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में बता रहे हैं। जैसे मान लो तुम ये एक सेल है, ये एक मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये आर है। देखो इलेक्ट्रिक करंट जब ये स्विच ऑन करेंगे, हम ये ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा इस तरह से। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका एक एंड यहाँ है और एक एंड यहाँ है। कहने का मतलब है कि सेल के बाहर दो पॉइंट है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस सेल के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक आने में जितना एनर्जी चाहिए सोर्स के द्वारा या जितना वर्क होगा उस वर्क को कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। मतलब क्या, किसी भी सर्किट में सेल के बाहर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए निगेटिव टर्मिनल तक आने में जो वर्क होता है उसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं और इसको भी से डिनोट करते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से लेकर इसलिए अगर मान लेते हैं आर का दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ये भी क्या हो गया, सेल का टर्मिनल वोल्टेज हो गया। अब जैसे तुमको रेजिस्टेंस के बारे में हम बताए हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज जिस प्रॉपर्टीज के कारण होता है वही प्रॉपर्टीज उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इससे होकर जब चार्ज फ्लो होगा तो ये जो वायर है जो अपोज करेगा, वायर का मॉलिक्यूल जो अपोज करेगा, जिस कारण यहाँ चार्ज के फ्लो का अपोज होता है वो हो गया क्या, ये वायर का रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और जब चार्ज फ्लो होता है यहाँ आएगा तो फिर अंदर जाएगा, अंदर से यहाँ आएगा, फिर जो है इस तरह से पूरे कंप्लीट सर्किट में चार्ज का फ्लो होगा। तो सेल के अंदर निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक आने में जो फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज होगा उसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज का जो अपोज होता है उसको कहेंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस। और सेल के अंदर निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आने में भी एनर्जी चाहिए। मान लेते हैं उस एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन पढ़ चुके हो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आने में जो वर्क होता है उसी को हम दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो सेल के अंदर निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक मान लेते हैं कि V डैश पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के अंदर, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सेल के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव तक आने में वर्क डन जो करना पड़ता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के वह V डैश है। तो अब तुमको हम बता रहे हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या है। तो एक चीज देखो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन राउंड करने में, पूरे सर्किट में वन राउंड करने में टोटल वर्क कितना करना पड़ा। बाहर बाहर यहां से आया यहां तक यहां आया तो ये भी वर्क हो गया। अब फिर सेल के अंदर क्या हो गया, V डैश हो गया। तो सेल के अंदर जब निगेटिव से पॉजिटिव तक आएगा तभी जो है वन राउंड कंप्लीट होगा किसी भी सर्किट में। तो टोटल वर्क को ही कहते हैं हम ईएमएफ ऑफ सेल। मतलब क्या हो गया कि किसी भी क्लोज सर्किट में
वन कंप्लीट राउंड के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो एनर्जी चाहिए, उसी एनर्जी को हम उस सेल का कहेंगे ईएमएफ कहेंगे। ईएमएफ जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आने में वर्क केवल भी करना पड़ा, और इसके भीतर ये भी डेस करना पड़ा। बाहर बाहर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव से निगेटिव तक आने में वर्क डन भी, और सेल के अंदर भी निगेटिव से पॉजिटिव तक आने में भी डैश। इसलिए वन राउंड कंप्लीट करने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्क डन टोटल हो गया V प्लस V डैश। इसी टोटल वर्क डन को कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव हाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ईएमएफ। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहां फोर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझना कि ईएमएफ फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक प्रकार का एनर्जी है, इसलिए इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो है यूनिट जो होता है वोल्ट। ये कभी मत समझना कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स है, फोर्स नहीं है। क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक प्रकार का एनर्जी है, और इसका यूनिट वोल्ट है। इसलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है स्केलर क्वांटिटी होगा। बहुत समय स्टूडेंट बोल देता है फोर्स देख करके वेक्टर क्वांटिटी, यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इस प्रकार तुमको ईएमएफ का डेफिनेशन हम भेज देंगे। क्या हो गया है, ईएमएफ का डेफिनेशन फिर से सुन लो एक बार कि द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ए क्लोज सर्किट इन वन कंप्लीट राउंड के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो एनर्जी चाहिए क्लोज सर्किट में, उसी एनर्जी को कहेंगे हम ईएमएफ। अब देखो हम बता रहे हैं ये ईएमएफ को हम ई से डिनोट करते हैं, और यहां पर है क्या, इस सर्किट में ईएमएफ हो गया ई, टर्मिनल वोल्टेज V, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, करंट मान लेते हैं I। इसके बीच रिलेशन हम बता रहे हैं। देखो अब बता रहे हैं रिलेशन बिटवीन ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज V एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। देखो मान लेते हैं कि यही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये एक सेल है, इसका ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और इसका टर्मिनल वोल्टेज मान लेते हैं कि V है, और इससे करंट I जा रहा है, और सेल के अंदर निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V डैश मान लेते हैं, V डैश। तो देखो फ्रॉम डिफिनेशन क्या बताया कि E इक्वल टू, मान I करंट जा रहा है, E इक्वल टू क्या आ जाएगा, V प्लस V डैश हो जाएगा। देखो तो ये E इक्वल टू V प्लस V डैश, देखो इसमें से जो I जा रहा है ये यहां पर हियर V इक्वल टू हो जाएगा IR, और
हो जाएगा आई इंटू स्मॉल आर, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है तो ओम्स लॉ जब लगेगा बाहर सेल के बाहर तो V इक्वल टू आई, और सेल के अंदर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसमें ओम्स लॉ लागू करेंगे तो V डैश बराबर हो जाएगा आई आर। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट E इक्वल टू हो जाएगा V प्लस V डैश का मान आई आर रख दिए। अब देखो V को इधर कर लेते हैं, V के बीच रिलेशन निकालना है इसलिए V का मान नहीं पूछ किए। E माइनस V इक्वल टू हो जाएगा आई आर। देयरफॉर R इक्वल टू हो जाएगा E माइनस V बटा आई इक्वल टू E माइनस V। आई बराबर यहां से देखो V बाय R लिख सकते हैं, V बाय R। देयरफॉर R इक्वल टू हो जाएगा R इंटू E माइनस V बाय V। R इक्वल टू हो जाएगा R E बाय V माइनस V बाय V, ये दोनों कैंसिल हो गया, R बराबर हो जाएगा R इंटू E बाय V माइनस 1। इस फॉर्मूला को याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल्स बनेगा। अब देखो ये फॉर्मूला भी याद रख लेना है, एक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जिस तरह से रेजिस्टेंस का या कैपेसिटेंस का परे हो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसी तरह से सेल का भी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे? जैसे मान लेते हैं ये एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, ये दूसरा सेल है, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव को जोड़ दो इस तरह से, फिर दूसरे का नेगेटिव और तीसरे का पॉजिटिव को एक साथ जोड़ दो। इसी तरह से अगर हम जोड़ते चले जाएं तब ये कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, ये कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लेते हैं इसका ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, इसका ईएमएफ E3 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है। तब तुमको इसका जो है इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा उसको हम सीरीज में तो ES से डिनोट करेंगे। इसका मान हो जाता है E1 प्लस E2 प्लस E3, इस तरह से हो जाएगा, ऐसे इसको ऐड करेंगे, इसको याद रखना है। और इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? जैसे कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ दें, सबका नेगेटिव टर्मिनल एक साथ जोड़ दें, इसका पॉजिटिव इसका ये नेगेटिव हो गया। मान लेते हैं कि इस तरह से हम जोड़ दें, सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ सबका नेगेटिव टर्मिनल एक साथ जोड़ देते हैं, इसको कहेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें जो है किस तरह से होगा, पहले तो देखो रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो 1 बाय आर पी इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, इसी तरह से जोड़ेंगे तो रट जाना है। अब इसमें से जैसे इसका ईएमएफ E1 है, रेजिस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ये E3 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है। अगर हम इक्विवेलेंट ईएमएफ यानी EP निकालना होगा, इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है EP बाय RP। तुमको RP निकालना होगा तब EP निकलेगा, इक्वल टू हो जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3, इस तरह से।
देखो अब एक चीज देखो तुम कि अगर सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस का बहुत सारा सेल हो और सीरीज कॉम्बिनेशन हो, तब सर्किट से टोटल करंट कितना फ्लो होगा उसके लिए एक फॉर्मूला बता रहे हैं। इसको याद कर लोगे तो एक लाइन में बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ मान लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ही है, इसका ईएमएफ E1, ये सब का सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर आर आर, और मान लेते हैं ऐसा ऐसा एन सेल है, ये एक्सटर्नल है, तो मान लेते हैं लेट E इक्वल टू ईएमएफ ऑफ ईच सेल, आर बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, एन बराबर मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सेल, और ये आर बराबर मान लेते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये आई बराबर मान लेते हैं टोटल करंट, टोटल करंट। देखो अब इसमें से जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा तो टोटल ईएमएफ ई एस हो जाएगा, ई एस अभी तुरंत बताए E1 प्लस E2, तो क्या हो जाएगा E प्लस E प्लस E प्लस 2n टर्म, ई एस बराबर हो जाएगा n इंटू ई। टोटल रेजिस्टेंस देखो, टोटल रेजिस्टेंस ये सीरीज में है सब, तो यहां पर हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर डैश, आर प्लस आर टू एन टर्म्स प्लस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो आर डैश बराबर हो जाएगा एन आर प्लस कैपिटल आर। अभी तुरंत बताएं, देयरफॉर टोटल करंट बराबर क्या जाएगा टोटल ईएमएफ यानी ई एस बाय क्या हो जाएगा आर डैश, ई एस का मान कितना हो जाएगा एन इंटू ई, आर डैश का मान हो जाएगा एन आर प्लस कैपिटल आर, यही फॉर्मूला। अगर तुमको सेम ईएमएफ का और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस का, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस का अगर 10 को सेल सीरीज कॉम्बिनेशन कर दे तो कहेगा टोटल करंट कितना फ्लो होगा। तुमको एन भी दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, आर दिया हुआ रहेगा, कैपिटल आर दिया होगा, आराम से निकल जाएगा ये। अब इसमें स्पेशल केस देखो कि अगर मान लो कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा, ये देखो केस फर्स्ट, इफ कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, देन क्या हो जाएगा, ये स्मॉल आर को निग्लेक्ट कर देंगे तो आर प्लस एन आर लगभग बराबर हो जाएगा यहां पर आर, क्यों स्मॉल आर इज निग्लेक्टेड, देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई, अब बाय क्या हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा, यानी आई इक्वल टू हो जाएगा
E बाय आर इंटू एन। इसका इस पोजीशन ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। इस स्थिति में क्या होगा, एक सेल द्वारा जो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को करंट मिल रहा है वह क्या हो जाएगा, I इक्वल टू ई बाय आर। अगर एक सेल रहता है केवल, तो अगर n सेल रहेगा इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। मान लेते एक सेल इसको 10 एम्पियर करंट दे रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, तो 5 सेल रहेगा क्या हो जाएगा, 50 एम्पियर देगा। इसको ध्यान रखना है। अब देखो दूसरा भी इसी में, अगर हम मान ले कि के सेकंड इफ R is less than small r, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम हो, देन क्या हो जाएगा, R इज निगलेक्टेड हो जाएगा। इसलिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई बाय एन आर हो जाएगा, एन एन कट जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा ई बाय आर। अब देखो इसमें अगर मान लेते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही कम वैल्यू का हो, तब अगर हम बहुत सारा सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन कर देते हैं, सबका ईएमएफ समान हो और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस समान हो, तो उतने करंट मिलेगा जितना एक सेल देगा। इसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये अगर प्रूफ करके नहीं बताते तो तुमको रटना पड़ता, तो रटने से तुम भूल भी सकते हो। यह समझ में आ गया कि अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि से 10 वोल्ट और 5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस के 50 सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन कर देते हैं, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तब पूरे सर्किट से कितना करंट जाएगा, तो सीधा क्या लिखेंगे, आई बराबर एक सेल का ईएमएफ, एक सेल का रेजिस्टेंस। एक सेल का ईएमएफ कितना हो गया, मान लेते हैं 10 वोल्ट बोले तो 10, ये अगर 5 ओम है तो 5, तो क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। कहने का मतलब कि इतना तुमको सब को सीरीज कॉम्बिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी चीज को बता रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, सेम चीज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब क्या, सेम ईएमएफ सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के बहुत सारा सेल अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, तब पूरे सर्किट से टोटल करंट कितना फ्लो होगा उसका एक्सप्रेशन बता रहे हैं। ये मान लेते हैं यही सेल है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, इसका ईएमएफ E1, ये सेम ईएमएफ आता है आर 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 इतना। अब देखो इसमें से मान लेते हैं टोटल करंट आई आना है, और इससे मान लेते हैं सबसे पहले तुम आई टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए और टोटल ईएमएफ चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 1 सिंस 1 बाय आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर। अगर n टोटल नंबर ऑफ ईएमएफ सेल n है, क्या हो जाएगा 2n टर्म्स। 1 बाय आर पी इक्वल टू हो जाएगा n बाय आर, आर पी हो जाएगा r बाय n। देयरफॉर ईपी बाय आरपी होता है फॉर्मूला, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाय आर प्लस ई बाय आर, ई बाय आर, इस तरह से डॉट डॉट हो जाएगा। तो
EP बाय RP इक्वल टू क्या आ जाएगा, NE बाय R हो जाएगा। तो देखो EP इक्वल टू क्या आ जाएगा, NE बटा R इंटू RP। NE बाय R, RP का मान क्या है यहाँ, R बाय N, ये R खत्म हो गया, NN, तो क्या आ जाएगा, EP इक्वल टू E। निकालने की भी जरूरत नहीं था, इसलिए कि टोटल जब जोड़ेंगे तो दोनों इंड तो वही रहेगा, इसलिए टोटल EMF क्या हो जाएगा, ये E ही होगा। तुमको कैपेसिटर भी पढ़ाए हैं कि तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो भी एक दोनों इंड क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट पर रहेगा। ये निकालने की भी जरूरत नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर तीनों सेल का ईएमएफ बराबर है तो इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट यानी अब ये इक्विवेलेंट ईएमएफ भी उतने होगा। तो देयरफॉर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट इक्वल टू टोटल ईएमएफ, ई हो गया। टोटल रेजिस्टेंस, देखो ये जब टोटल हो गया क्या, यहाँ आरपी प्लस क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हो जाएगा। तो आई इक्वल टू ई बाय आरपी का मान कितना निकालेंगे हम लोग, आर बाय एन प्लस आर। तो आई बराबर हो जाएगा ई बाय आर प्लस एन आर इंटू एन ऊपर चला गया, तो आई इक्वल टू हो गया एन ई बाय एन आर प्लस आर। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में एन सेल जिसका कि ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, पूरे सर्किट से टोटल करंट कितना फ्लो होगा, इसी फॉर्मूला से निकलेगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल इनटू ईएमएफ ऑफ एनी सेल बाय एन इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसमें भी देखो केस फर्स्ट, अगर कहें इफ R इज ग्रेटर देन R, तो क्या करेंगे, स्मॉल r को निग्लेक्ट कर देंगे, देन R इज निग्लेक्टेड, इसलिए क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा एन ई बाय क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा ना। तो इसमें से I बराबर हो जाएगा एन एन कट जाएगा तो E बाय आर। अगर सेम ईएमएफ का बहुत सारा सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दें और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो तो टोटल करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना एक सेल से करंट टोटल आएगा उतना ही, चाहे हम 100 सेल भी अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे उतने करंट आएगा। ये सेकंड इसका देखो, ये सेकंड, if R is less than smaller, then R is neglected, इसलिए I इक्वल टू हो जाएगा एन ई बाय क्या हो जाएगा, यहाँ R जब निग्लेक्टेड हो जाएगा तो केवल बचेगा स्मॉल r, I बराबर हो जाएगा E बाय R इंटू एन। अब देखो इसमें से अगर मान लेते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल रहेगा, बहुत कम रहेगा, तो वैसी स्थिति में सर्किट से टोटल करंट जो होगा, एक सेल से जो करंट निकलेगा उसका जो है n टाइम्स हो जाएगा। अगर n सेल है, 10 सेल है तो एक सेल के करंट का 10 गुना हो जाएगा। अगर 50 सेल है तो टोटल करंट एक सेल का 50 गुना हो जाएगा। इसको याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव पर आता है। आज हम लोग यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल होगी।